फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे एनिमेशंस के और एक ही वीडियो में पूरे एनिमेशंस के साथ समझाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी बुक पढ़ने की या कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है और सीबीएसई, आईसीएसई और जैसे स्टेट बोर्ड्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का जो शरीर होता है, ह्यूमन का शरीर का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो होता है सेल। तो बहुत सारे सेल क्या होते हैं, बहुत सारे सेल एक जगह मिलके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाथ हो गया, जैसे पैर हो गया, जैसे कान हो गया, ये सब ऑर्गन है। और इसी तरीके से 2 4 6 ऑर्गन मिलके या 10 ऑर्गन मिलके, यानी कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे हम लोगों का ब्रेन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, सिस्टम है। तो आज हम लोग इसी का एक सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, एक सिस्टम है। और ऐसे ही सिस्टम से मिलके क्या बना होता है, तो ऐसे सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बनता है। ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन है, पेड़ पौधे हैं, आप बोल सकते हैं जीव जंतु है, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे और हम लोग हर एक ऑर्गन के बारे में जान लेंगे अपने शरीर के। तो दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे जो ऑर्गन सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के जो ऑर्गन सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का पहले स्लाइड पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 5 तरीका के डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेशन जो हम लोगों का शरीर में होता है वो 5 स्टेज में होता है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, हम लोगों के शरीर में 5 स्टेज में होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन, यानी खाना को हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, मुंह में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना लेने के बाद उसका डाइजेशन होता है। ठीक है ना, यानी खाना क्या होता है, खाना के साथ बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बिना एंजाइम्स के डाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इस टॉपिक में हम लोग एंजाइम्स को भी बहुत अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खाना मुंह में लेते हैं जिसको इंजेशन कहते हैं। उसके बाद उस खाना का डाइजेशन होता है। उसके बाद वो खाना क्या होता है, एक डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों के ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है जो एब्जॉर्ब होने के बाद उस एब्जॉर्ब फूड से जो एनर्जी मिलता है वो सारे जो हम लोगों के शरीर, देखिए जो एनर्जी होता है वो हम लोगों के शरीर के सारे अंग को जरूरी होता है, चाहे ब्रेन हो, चाहे आंख हो, चाहे पैर हो, हर, तो उस सारे अंग को एनर्जी को पहुंचाने का काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में सारे ऑर्गन को क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। अब जब एनर्जी मिल गया तो अब क्या बचता है, अब वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है। ठीक है ना, तो अब जो वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है, शरीर में से निकलने का प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से निकलने की प्रक्रिया को ही हम लोग इजेशन बोलते हैं, या इसको डिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया कि डाइजेशन के कितना स्टेज होता है। तो डाइजेशन के 5 स्टेज होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डाइजेशन कितने तरीका का होता है। तो एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, एक केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे तीत के बारे में। क्यों, क्योंकि खाना जब हम लोग मुंह में लेते हैं तो वो मैकेनिकल होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि कोई काम जब फोर्स द्वारा किया जाता है तो वो मैकेनिकल होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए कि आप हथौड़ी मार के किसी ईंट को तोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये मैकेनिकल है। लेकिन उसके ऊपर आप तेजाब गिरा दे रहे हैं या कोई ऐसा ये गिरा दे रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, ईंट पिघल जा रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल बोलेंगे। तो उसी तरीका से डाइजेशन 2 प्रकार का होता है, मैकेनिकल, जिसमें हम लोगों का जो तित होता है वो काम करता है। तो दोस्तों, हम लोग तित के बारे में जानेंगे। तो तित जो होता है, ह्यूमन तित, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो परमानेंट टीथ होता है, एक नॉन परमानेंट टीथ होता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं।
तो कुछ दांत जो होते हैं वो 2 बार आते हैं और कुछ दांत सिर्फ 1 बार आते हैं। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग समझ ले कि एक्चुअल में ह्यूमन टीथ होता कितना है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग बोलते हैं कि मार के 3200 दांत तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीका से अगर आप इसको सेग्रीगेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक साइड में 8 दांत है, एक साइड में कितने टीथ है, 8 टीथ है। शुरू का जो टीथ होता है जिसको ये किसी चीज को काटने का काम करता है उसको बोलते हैं इंसीजर। तो ये जो है फर्स्ट इंसीजर, ये फर्स्ट इंसीजर और ये सेकेंड इंसीजर। उसके बाद जो एक टीथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैनाइन, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 टीथ है इसको बोलते हैं प्रीमोलर और ये जो 3 टीथ होता है वो मोलर। तो इसीलिए टीथ का जो कोड होता है वो होता है 2, यहाँ पे 2 इंसीजर को डिनोट करता है, 1 कैनाइन को डिनोट करता है और 2 प्रीमोलर को डिनोट करता है और 3 मोलर्स को डिनोट करता है। तो इस तरीका से 8 होते हैं और 8 होते हैं। और जब ये 8 जो होते हैं तो ये एक जौ में 8, 8 दूने 16 हो गए, तो 2 जौ में 32 दांत हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ 32 होते हैं और इसका कोड क्या है 2 1 2 3, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। अब जो होता है मिल्क टीथ, मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो इंसान के जिंदगी में 2 बार आते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि बच्चों के जो दांत होते हैं वो एक बार गिरते हैं और फिर दोबारा आते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, 20 ही मिल्क टीथ होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों में कौन सा टीथ नहीं पाया जाता। तो बच्चों का जो टीथ का कोड होता है 2102 होता है। क्या होता है 2102। 2 इसमें इंसीजर होता है, यानी बच्चों में इंसीजर पाए जाते हैं, बच्चों में कैनाइन भी पाए जाते हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर का संख्या क्या होता है 0 होता है, प्रीमोलर का संख्या क्या होता है 0 होता है। और मोलर भी इसमें 2 ही पाए जाते हैं। तो कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, तो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर जो होता है इंसान जब एडल्ट हो जाता है तब उसका थर्ड मोलर आता है और इसी को हम लोग विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। कौन सा टीथ, विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इंसान जो ओडोंट है, ओडोंट एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दांत। इसीलिए हम लोग दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं और जो टीथ का स्टडी होता है उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। तो ओडोंट जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब दांत होता है। और डाई जो होता है, ठीक है ना, आपको पता है जैसे डाई, डाई से बहुत सारा वर्ड होता है। डाई मतलब होता है 2, डाइसेक्ट करना यानी 2 भागों में बांटना काट के। जैसे डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, तो एक ऐसा मीटर, एक ऐसा माप जो सर्कल को 2 भागों में बांटता है। तो डाई मतलब क्या होता है 2। तो यहाँ पे डाई का मतलब 2 है और डाइफो और ओडोंट है। तो ये डाइफोओडोंट्स मतलब डाइफोडोंट्स इंसान को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान के दांत कितने बार आते हैं 2 बार आते हैं, 2 बार आता है। इसीलिए ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक डाइफोडोंट एनिमल है। और थीकोडोंट, यहाँ पे थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान का जो दांत होता है वो क्या होता है, वो गम्स में फिट होता है, वो गम्स में फिट होता है या जॉ में फिट होता है, इसीलिए इंसान को थीकोडोंट भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं सेकेंड इंसीजर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि, चलिए हम लोग सबसे पहले दांत के बारे में देख लेते हैं। तो दांत के बारे में, दांत के एनाटॉमी को देख लेते हैं। तो ये जो दांत का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये इनेमल, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। बल्कि दांत का ही नहीं, इंसान के शरीर का ही सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल और टीथ, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ये डेंटिन होता है, यह ऊपर वाला परत इनेमल होता है, इसके अंदर डेंटिन होता है, डेंटिन के अंदर पल्प होता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो है, ये पार्ट जो है ये गम्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब होता है, ठीक है। ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखिए दांत से जुड़ा हुआ एक लिगामेंट टाइप का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पेरियोन्टल लिगामेंट बोलते हैं, यानी दांत के चारों तरफ जो लिगामेंट होता है उसको पेरियोन्टल लिगामेंट बोलते हैं। तो दांत क्लियर है, मतलब टीथ क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कुछ और। तो यहाँ पे हम लोगों का जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाला है कि ये जो हाथी का दांत होता है ये कौन सा दांत होता है, हाथी का कौन सा दांत निकला होता है। तो सेकंड इंसीजर जो होता है वही हाथी का, ये जो टस्क होता है, टस्क इसको बोलते हैं, ये जो सेकंड इंसीजर होता है यही फॉर्म होके क्या बनता है, हाथी का
टस्क बनता है। सेकेंड इंसीजर क्या बनता है? हाथी का टस्क बनता है, ठीक है ना। सेकेंड इंसीजर ही क्या बनता है? हाथी का टस्क बनता है। अब हम लोग आते हैं, ये जो देखें, ये देखिए इस एनिमेशन में आप देख पा रहे होंगे कि शेर का जो दांत बाहर निकला हुआ है, यानी शेर जो फाड़ने का काम करता है वो किससे करता है? तो कैनाइन से करता है। किससे करता है? कैनाइन से करता है। तो आप लोग ये समझ के रखिएगा कि जो मतलब वेजिटेरियन होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें इंसीजर ज्यादा एक्टिव होता है, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निवल्स होते हैं, वो उसमें कैनाइन ज्यादा वर्क करता है। ह्यूमन क्या होता है? वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन, इसलिए ह्यूमन में दोनों दांत पाए जाते हैं। तो जो इंसीजर का काम होता है वो किसी चीज को चॉप करना रहता है, उसके बाद किसी चीज को टीयर करना यानी फाड़ना कैनाइन का काम होता है। प्रीमोलर अमोलर का काम क्या होता है? किसी चीज को चबाना और बारीक करना ताकि वो डाइजेशन में मदद हो सके। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो टीथ होते हैं वो डाइजेशन में मदद करते हैं। अच्छा, टीथ के अलावा और क्या है जो मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करता है? तो टीथ के अलावा आप लोग देखेंगे तो टंग हम लोगों का जो होता है वो भी मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो इंसान का जो दवा जो होता है यहाँ पे मतलब रखते हैं, तो ये यहाँ पे बिटर होता है, यहाँ सॉर होता है, यहाँ सॉल्टी होता है, ये जो सामने का टिप होता है वहां पे स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फोलिफॉर्म बोलते हैं इसको, हम लोग फोलिफॉर्म बोलते हैं इसको, फॉलिएट बोलते हैं, जो टिप होता है उसको फॉलिएट बोलते हैं, ठीक है ना। फोलिफॉर्म बता दिए। और टंग जो होता है वो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक जो हड्डी होता है जिसको हायोड बोन बोलते हैं, तो टंग जो होता है वो हायोड बोन से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? हायोड बोन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसको सरकम वैलेट बोलते हैं, ठीक है ना। टंग का जो ये सब भाग है इसको सरकम वैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को आगे मैं समझाऊंगा। ये भी एक तरीका से आप लोग समझ लीजिए कि मैकेनिकल डाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और डिक्लूडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग डाइजेशन पे आ गए। तो अब हम लोग केमिकल डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में केमिकल डाइजेशन क्या होता है? तो दोस्तों जब हम लोग कोई भी खाना को खाते हैं, कोई भी फूड को हम लोग लेते हैं, तो वो डायरेक्टली हम लोगों के ब्लड में जाके नहीं मिल जाता, ठीक है ना। वो क्या होता है, जब हम लोग खाना लेते हैं तो एक्चुअल में हम लोग या तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, या तो प्रोटीन ले रहे होते हैं, या फैट ले रहे होते हैं, या ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स ले रहे होते हैं। तो ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हम लोगों के खाने का, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च में बदलता है, स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है। इस तरीका से क्या होता है, इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल है, उससे छोटा स्टार्च, उससे छोटा, ये क्या होता है, ये डाइजेशन के डिफरेंट स्टेज में धीरे धीरे करके ये टूटते रहता है। और जब एकदम छोटा बारीक कण हो जाता है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा जो स्टोन होता है उससे क्या बनता है, उससे छोटा स्टोन बनता है, छोटा स्टोन से बालू बनता है, सैंड बनता है, सैंड से क्या बनता है, सैंड से डस्ट बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोटीन है इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ये जो ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, कौन करवा रहे हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जो इसके साथ रिएक्शन करके ब्रेक डाउन करते हैं। इसीलिए इसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ फूड भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च में चेंज होता है, स्टार्च ग्लूकोज में चेंज होता है। प्रोटीन जो चेंज होता है पेप्टॉन्स में, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स में, और उसके बाद एकदम छोटा अमीनो एसिड। हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोगों को प्रोटीन हम लोगों के शरीर में ऑब्जर्व नहीं होता, बल्कि हम लोगों के शरीर में एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होता है। और हम लोगों के शरीर में कितना एमिनो एसिड का जरूरत होता है, 22, जिसमें से 12 एमिनो एसिड ऑलरेडी हम लोगों के शरीर में ही बनते हैं, 10 एमिनो एसिड हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं फैट। जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, घी होता है, ये ग्लाइसेरॉल में चेंज होता है, उसके बाद फैटी एसिड में चेंज होता है। जो फैटी एसिड होता है उसको हम लोगों का शरीर क्या करता है, फैटी एसिड सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोगों का शरीर क्या करता है, एब्सॉर्ब कर पाता है। तो अगर मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, स्टार्च में चेंज हो गया, तब आप लोगों को समझना पड़ेगा प्रोटीन पेप्टाइड पेप्टॉन्स में चेंज हो गया, पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो गया, या अमीनो एसिड में चेंज हो गया, तो आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको पहले ही क्लियर
क्लियर कर दिया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो ये देखिए, ये एनिमेशन आप देख रहे हैं कि खाना कहां से लिया जाता है, मुंह से लिया जाता है। मुंह के बाद ये खाना कहां जाता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसोफेगस, यानी माउथ में लेते हैं इसोफेगस। इसोफेगस से खाना जाता है स्टमक में। स्टमक से खाना कहां जाता है, स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पे और दो ऑर्गन है, जैसे पेनक्रियाज है और लीवर है। तो पेनक्रियाज और लीवर में खाना जाता नहीं है, बल्कि ये दोनों डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो माउथ से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। स्टमक से डियोडेनम में जाएगा। डियोडेनम जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो डुओडेनम में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद ये रेक्टम है। यहाँ पे क्या है, रेक्टम। यहां से खाना मतलब मल पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए, जो डाइजेशन होता है वो माउथ में कैसे होता है। तो माउथ में जब हम लोग खाना लेते हैं और चबाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों का सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी हम लोगों के टीथ और जीभ मिलके इस खाना को छोटा ब्रेक डाउन, मतलब छोटा छोटा करके तोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स एंजाइम्स स्टार्च। मुंह सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन जो होता है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एंजाइम्स का भी तो जरूरत पड़ा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि बिना एंजाइम्स का ये जो होता है वो डाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि जो मैकेनिकल प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, टाइलिन। टाइलिन और स्लाइवा, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर यहाँ पे माउथ में ये करते हैं। अच्छा, टाइलिन का जो दूसरा नाम होता है उसको एमाइलेज भी बोलते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर, शुगर के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कार्ब्स के डाइजेशन या शुगर, जब कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्लूकोज एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्लाइवा जो होता है ये कहाँ से निकलता है, तो हम लोगों का जो थूक होता है उसमें स्लाइवा पाया जाता है, ठीक है ना। और स्लाइवा क्या करता है, वो भी ये में मदद करता है, मतलब डाइजेशन में मदद करता है। तो स्लाइवा भी एक तरीके का एंजाइम है, और टाइलिंग एंजाइम तो स्लाइवा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो स्लाइवा होता है, ये क्या होता है, ये सलाइवा जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सलाइवा में क्या पाया जाता है, टाइलिंग एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ होता है, तो सलाइवा का सिक्रेशन होता है यहाँ पे मुंह में। देखिए यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी लिंगुअल। लिंगुअल मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, और लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, जीभ से रिलेटेड है, टंग से रिलेटेड। इसीलिए टंग के नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग सबलिंगुअल बोलते हैं। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, ये जो हम लोगों का जॉ वाला हड्डी होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। इसीलिए जॉ के पास जो ये होता है उसको मैंडिबुलर बोलते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो इन सारे ग्लैंड से स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। स्लाइवा में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। क्या, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि स्लाइवा का सिक्रेशन कहाँ होता है, और यही टाइलिन जो क्या होता है आपके खाने के साथ मिलते हैं, और मुंह में ही आपका कार्ब्स का या शुगर का या ग्लूकोज का हम लोग बोले तो जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज देखने लायक है कि ये जो सांप जो होते हैं वो अपना जो वेनम को रिलीज करते हैं, वो कहाँ से रिलीज करते हैं, तो वो पैरोटिड ग्लैंड से ही रिलीज करते हैं। कौन सा ग्लैंड से, पैरोटिड ग्लैंड में ही स्नेक्स का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनम होता है। और पैरोटिड ग्लैंड में एक वायरल डिजीज भी हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मम्प्स। क्या बोलते हैं, मम्प्स। और इसको हिंदी में इसको गलसूहा भी बोलते हैं, यानी गाल फूल जाता है, इसको हिंदी में गलसूहा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि ये जो खाना है ये मुंह में लेने के बाद अब कहाँ जाता है, तो खाना चबाने के बाद ये खाना को हम लोग निगलते हैं। इस निगलने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिग्लूडेशन। डिग्लूडेशन, 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 ठीक है ना, डिग्लूडेशन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा,
डिग्रेडेशन, ठीक है। तो निकलने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो ठो पाइप होता है हम लोगों के, जो नेक होता है यानी गर्दन होता है, वहां पर दो पाइप होता है। एक तो होता है इसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, जिससे हम लोगों का खाना जाता है, और दूसरा होता है विंड पाइप, ठीक है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, जिससे हम लोगों का सांस जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कभी भी एक मतलब नली में खाना और सांस नहीं जाता है। और कभी कभी अगर सांस वाला नली में खाना चला जाता है, तब हम लोगों को क्या आता है? हिचकी आता है, या बोले तो छींक आता है, और ये खाना निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि खाना ईसोफेगस के बारे में जान लीजिए। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर या लगभग 10 इंच का होता है, ठीक है। इसोफेगस यहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? तो इसोफेगस जाके डायरेक्ट स्टमक में खत्म होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट कहां जाके खत्म होता है? इसोफेगस। अच्छा, इसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो देख रहे हैं, ये जो खाना है, हम लोग अगर खाना सोते हुए भी खाएं तो भी पेट में ही जाता है, वो नली में नहीं रहता। तो ये मत समझिएगा कि कभी भी हम लोग जो खाना खाते हैं वो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे जाता है, बल्कि जो इसोफेगस है उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी खिंचाव और खुलने का प्रोसेस होता है, जिसके कारण वो खाना को धक्का देता है और स्टमक की तरफ ले जाता है। तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो मैंने आपको वहां पे बताया था, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी एक मैकेनिकल ये ही है, मैकेनिकल डाइजेशन ही है, ठीक है। और ये डिग्रेडेशन जो निकलने का प्रक्रिया है, ये भी क्या है? ये भी मैकेनिकल है, ठीक है, ये केमिकल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का फूड कहाँ जाएगा? तो आगे इसोफेगस के बाद हम लोगों का फूड जो है वो स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फूड जैसे स्टमक में जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे आपका जो होता है म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे होता है। तो बोलेंगे कि आखिर ये सब आते कहाँ से हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टमक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टमक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टमक का जो ये इसोफेगस है, ठीक है, स्टमक का ये जो ऊपरी भाग है, अच्छा स्टमक कौन सा शेप का होता है? तो स्टमक जे शेप का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, स्टमक का जो टिश्यू होता है उसका बहुत सारे लेयर होते हैं, तो ये लेयर आप लोग देख लेंगे, सेरोसा है, मसल लेयर है, उसके बाद सब मुकोसा है, ठीक है। और ये जो मुकोसा है, यहाँ पे इसके यहाँ पे ऐसे 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 झुर्री टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रूगे कहाँ पाया जाता है? तो रूगे जो होता है वो स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपरी भाग होता है इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है। और ये जहां से इसोफेगस से के पास वाला भाग फंडस होता है, और ये जो जहां पे स्टमक खत्म होता है, डिओडेनम शुरू होता है, उसको पाइलोरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स पाए जाते हैं। कौन सा सेल पाया जाता है? ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है। उसमें से एक एसिड निकलता है जिसको HCl एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बोलते हैं। ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि 1.5 से 2.5 इसका पीएच होता है। पीएच क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ, पीएच जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिटिक होगा, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो हाँ नींबू होता है, वो उसका भी पीएच 3.5 के आसपास होता है, 3 पॉइंट, यानी ये नींबू से भी ज्यादा एसिटिक होता है। तो समझ सकते हैं। तो ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? HCl निकलता है। और ये क्या करता है? ये खाने को जो है उसको मतलब बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना, पूरा खंडार देता है। और कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जो लोग खाली पेट बियर पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो ये भी एक तरीका की क्या है? एसिड है, और उसमें HCl और भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो HCl प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि पेट में एक तरीका से बोलिए तो
उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पेट में अल्सर टाइप का हो जाता है, घाव टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो जनरली इस घाव को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जो हम लोगों के नाक से निकलता है सर्दी होने पर, उसको म्यूकस बोलते हैं। तो यहीं पे ऑक्जेंटिक सेल के पास ही एपिथेलियल सेल होते हैं, और अगर HCl बहुत ज्यादा हो जाता है तो म्यूकस सिक्रेट होने लगता है। जो म्यूकस जो होता है वो बेसिक होता है, म्यूकस बेसिक होता है, और ये HCl को, यानी ये जो आपका अ, आपका जो एसिडिक मीडियम है उसको बेसिक मीडियम में करने का, बेसिक मीडियम करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। और यहीं से गैस्ट्रिक जूस भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये खाना आया, खाना में यहाँ पे HCl है। HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, एक दिन में मान लीजिए आपका 1.5 से 2 लीटर डेली निकलता है, ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने शायद मिस कर दिया स्लाइवा के बारे में। तो स्लाइवा के बारे में हम लोग ये मिस कर दिया कि स्लाइवा जो होता है वो बेसिक होता है। स्लाइवा जो होता है, वो स्लाइवा का जो पीएच होता है वो होता है से ये 6.8 होता है। यानी स्लाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। और ये प्रतिदिन, ठीक है, 1.5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर स्लाइवा हम लोगों के ये से निकलता है, ठीक है ना। तो स्लाइवा का पीएच 6.8 होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्लाइटली, बहुत कम एसिडिक होता है। 7 से जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होता है, यानी ये लगभग न्यूट्रल के आसपास ही होता है, लेकिन हल्का सा एसिडिक होता है स्लाइवा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से आते हैं HCl पे। तो HCl के बारे में हम लोग पढ़ लिया। HCl जो होता है 1.5 लीटर टू 2 लीटर डेली सीक्रेट होता है HCl, ठीक है, म्यूकस। अब यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ पे टिश्यू होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये जो ये होते हैं, मतलब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से 2 एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन और जिसको बोलते हैं रेनिन। ये दोनों जो होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है ना। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ देता है, बताए थे कि प्रोटीन टूट के पेप्टॉन्स में बदलता है। और रेनिन जो होता है, रेनिन जो होता है वो भी एक तरीके का प्रोटीन को ही तोड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैसिनोजेन प्रोटीन। कैसिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कैसिनोजेन प्रोटीन को, दूध के प्रोटीन को तोड़ के क्या कर देते हैं, केसिन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, और दूध को जब तोड़ देते हैं, मतलब रिएक्शन करके, तो आप लोग देखे होंगे कि बच्चा दूध पीने के बाद कभी कभी उल्टी करता है तो वो कर्ड के तरह निकलता है, यानी दही के तरह निकलता है। वो क्या होता है, वो एक्चुअल में रेनिन क्या करता है, उसको दूध को फाड़ देता है और उसको पाचन करने का कोशिश करता है, इसीलिए वो कर्ड में या गाढ़ा वो हो जाता है दूध, ठीक है। और रेनिन जो होता है वो बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे किस किस चीज पे रहते हैं, तो बच्चे दूध पे ही रहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट पे बढ़े। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि माउथ में जो खाना होता है उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ में जो खाना होता है, यानी फूड के साथ जब सलाइवा मिल जाता है, फूड के साथ फूड के साथ जब सलाइवा मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस, ठीक है। फूड के साथ सलाइवा मिल जाता है तो मुंह में जो खाना होता है उसको बोलस बोलते हैं। और पेट में जो जब खाना वो जाता है और सारा ये हो जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस, और आपका यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, डाइजेस्टिव जूस है, इन सब के रिएक्शन के बाद जो खाना बनता है उसको काइम बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेट में जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको काइम बोलते हैं। अब ये जो खाना होता है ये पेट से कहाँ जाता है? तो ये पेट से बाहर ये इंटेस्टाइन में जाता है। तो इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, इसको हम लोग पाइलोरस बोल सकते हैं। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि स्टमक के ये वाला भाग को पाइलोरस। तो पाइलोरस के बाद जो जाता है वो डियोडेनम में जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। तो डियोडेनम में यहाँ पर देखिए, ये जो है ये लिवर है, ये जो है ये लिवर है, और यहाँ पे ये जो स्टमक का पीछे है ये पेनक्रियाज है। यहाँ से 2 डक्ट होते हैं, 2 नलिका होती है जो कि कुछ यहाँ पे सिक्रेट करते हैं। कहाँ पे? तो ये हम लोगों का डियोडेनम में कुछ सिक्रेट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो लिवर होता है वो लिवर एक बाइल सिक्रेट करता है। बाइल मतलब हम लोग जिसको पित्त बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मछली में भी पित्त होता है, ठीक है ना। येलो येलो
येलो ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का एक ये होता है, वो पित्त होता है, ठीक है ना। तो बाइल जो होता है वो पित्त को सिक्रेट करता है, और पित्त और ये जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करते हैं, तो पेनक्रियाज कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, कुछ एंजाइम्स को, यानी ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर के बारे में आप लोगों को कुछ बात बता दें, तो हम लोगों का शरीर का जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। तो लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है ना। इसका वेट जो होता है 1.2 केजी से 2 केजी तक हो सकता है। अच्छा, इसका जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होता है लीवर का, ठीक है। तो लीवर का रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा, इसीलिए बहुत लोग लीवर डोनेट भी करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका लिवर थोड़ा खराब भी है और बहुत दिनों तक आप बहुत दिन से आप अच्छा कुछ खाना खाना शुरू कर दे और अपने लिवर का ध्यान रखने लगे, तो ये फिर से अपने सही स्थिति में आ जाता है। इसका जो होता है सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है, और नर्वस सेल का रीजनरेशन पावर जो होता है वो सबसे कम होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है जैसे तीत को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीका से लीवर को हेप्ट वर्ड से कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, बायोलॉजी में। तो लीवर में जो सेल होते हैं उसको हेपेटिक सेल बोलते हैं। लीवर में क्या जो सेल होते हैं उसको हेपेटिक सेल बोलते हैं। अच्छा, लीवर में दो तरीका का प्रोटीन बनता है, एक को बोलते हैं फिब्रोनोजिन प्रोटीन और एक को बोलते हैं हेपेरिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो फिब्रोनोजिन क्या करता है, तो ये जो हेल्प करता है कि आपका जो ब्लड क्लॉट है वो मतलब हो पाए, ठीक है ना, कि आपका ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। जैसे आपका कट गया, उसके बाद खून निकलना शुरू हो गया, अगर आपका लीवर फिब्रोनोजिन नहीं बना रहा है तो आपका जो खून है वो बहता जाएगा, वो क्लॉट नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग में फिब्रोनोजिन और हिपेरिन जो होता है ये इंश्योर करता है कि इंटरनल यानी अंदर में, शरीर के अंदर में खून कभी क्लॉट नहीं हो पाए। तो इंटरनल क्लॉटिंग से ये क्या करता है, रोकता है, अंदर में खून क्लॉट नहीं हो पाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है। अच्छा, लीवर को हम लोग वेयर हाउस भी बोलते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स को, कार्ब्स को, मतलब ये फैट को, कार्ब्स को, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करके रखता है, तो प्रोटीन को उसको स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ता है तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज कर देता है, इसीलिए जिससे हम लोगों को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब ऊपर जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं ये, ठीक है ना, तो वो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, अपने साथ ये लेके जाते हैं, प्रोटीन लेके जाते हैं, प्रोटीन की गोलियां लेके जाते हैं। लेकिन वो बहुत दिनों तक बिना कार्ब के भी जी सकते हैं, क्यों, क्योंकि कार्ब्स का जो स्टोरेशन होता है वो लीवर करके रखता है, और जब शरीर को खाना नहीं मिलता है या शरीर को कार्ब नहीं मिलता है, फैट नहीं मिलता, तो इस कार्ब को लीवर क्या करता है, फैट में भी चेंज कर देता है और शरीर को एनर्जी देता है। तो बिना कार्ब के हम लोग बहुत दिनों तक बच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रोटीन का जरूरत हम लोगों को लगभग हमेशा पाया जाता पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं पॉइजन डेथ पे। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जहर खा के मरा है, इसका मतलब तय कैसे किया जाएगा, तो उसके लीवर को देखा जाता है, क्योंकि अगर वो जहर खा के मरा होगा या उसको जहर दिया गया होगा तो उसके लीवर को जब हम लोग डायग्नोस करेंगे तो हम लोग ये जान पाएंगे कि हाँ, इसमें पॉइजन का मात्रा है, ठीक है। तो कोई भी इंसान जहर खा के मरता है तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है उसमें लीवर का ही उसका जांच होता है, ठीक है। अच्छा, लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, और बाइल क्या करता है, एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, यानी एंजाइम्स का काम करने का जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो बाइल का सिक्रेशन लीवर करता है। ये देखिए, ये लीवर है, तो यहां से लीवर क्या किया, बाइल्स का सिक्रेशन किया। लेकिन बाइल का स्टोरेशन कौन करता है, बाइल को स्टोर कौन करके रखता है, तो बाइल को स्टोर करके रखता है गॉल ब्लाडर। बाइल को स्टोर करके रखता है गॉल ब्लाडर। तो एक और मैं एक बात बता देता हूं, ये जो डक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो डक्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं मिटाता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डक्ट है, ठीक है ना, ये डक्ट, ये जो किस क्रिस्टिक डक्ट जो है, यहाँ पे डक्ट में अगर कोई रुकावट आ जाता है तो बाइल का सिक्रेशन गॉल ब्लैडर से डिओडेनम में नहीं हो पाता है,
ठीक है ना। ड्यूड मतलब बाइल जो पित्त का सिक्रेशन है वो गॉल ब्लैडर से नहीं हो पाता, जिसके वजह से लिवर क्या करता है, शरीर से ये लेना बंद कर देता है। मतलब आगे मैं इस पे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिवर को इतना समझ पाए कि बाइल का सिक्रेशन जो होता है वो कौन करता है, लिवर करता है, लेकिन बाइल को स्टोरेशन कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। पॉइजन डेथ हम लोग मिनरल ये सब बारे में जान लिए। अब हम लोग जो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, लिवर पे, ठीक है ना। जॉन्डिस, अब देखिए लीवर में जो होता है, लीवर में दो तरीका का ये बाइल का स्टोरेशन कौन करता है, तो बाइल का स्टोरेशन जो करता है वो गॉल ब्लैडर करता है। तो यहाँ पे इसका जो हेडिंग होगा गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर। अच्छा, ये जो बाइल होता है ये कैसा होता है, येलो ग्रीन कलर का होता है। ये एल्कलाइन या बेसिक होता है, जिसका पीएच क्या होता है 7.7, यानी 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, ठीक है। इसमें 80 जो हम लोगों का पित्त होता है उसमें 85% वाटर होता है और 12% ही मात्र बाइल पिगमेंट होता है, यानी पित्त होता है, ठीक है। और ये पित्त में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक बिली रूबिन और बिली बर्डिन, ठीक है ना। ये बिली रूबिन और बिली बर्डिन जो होते हैं ये बहुत कड़वे होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे रुकावट आता है तो लीवर क्या करता है कि लीवर खून में से बिली रूबिन और बिली बर्डिन को खींचना बंद कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है, गॉल ब्लैडर से निकल नहीं रहा। जब गॉल ब्लैडर में कम होगा तब तो लीवर देगा। तो इस केस में क्या होता है, इंसान को जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो जॉन्डिस क्यों होता है, तो बाइल का अच्छे तरीके से सिक्रेशन नहीं हो पाने की वजह से इंसान को क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर का डक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो इंसान को जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लीवर जो होता, ये जो बाइल होता है ये विटामिन के का जो एब्जॉर्प्शन है और फैट का भी एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को जानना है कि विटामिन दो तरीका का होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो तो कुछ जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में घुलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी जो फैट में घुलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, कीड़ा, KEDA। तो ये जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा होता है, ये फैट में सॉल्युबल होता है, फैट में घुलता है, ठीक है। और और BC जो होता है, BC जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप लोग पानी पूरी खाते हैं तो वहां पे आपको वाटर में क्या होता है, बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है, नींबू में सी होता है, इमली में सी होता है, तो वो पानी में ही घुल के देते हैं ना। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये जो वाइल्स होता है, जो पित्त होता है वो फैट सॉल्युबल्स, यानी विटामिन KE, DA, ये सब के ये में एसिमिलेशन में, मतलब इन सब के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी मदद करता है। अच्छा, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ, तो इमल्सिफिकेशन मतलब हुआ कि फैट का कम कर, मतलब फैट को तोड़ना, ठीक है ना, यानी फैट को तोड़ना। जैसे हम लोग प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है वैसे फैट का ब्रेक डाउन। तो फैट के ब्रेक डाउन में कौन मदद करता है, तो फैट के ब्रेक डाउन में बाइल मदद करता है। और बाइल क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो पैनक्रियास से जूस निकलता है, उसको क्या करता है, जूस बोलने का मतलब है कि यहाँ पे एंजाइम्स जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनके काम करने के एफिशिएंसी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि जो लिवर होता है, लिवर विटामिन ए को स्टोर करता है, ठीक है। तो जो विटामिन ए हम लोगों के आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्टोरेशन लिवर में भी होता है। तो लिवर को अगर हम लोग देख सकते हैं तो लिवर यहाँ पे देख सकते हैं कि दो भागों में बटा होता है, ठीक है ना। लिवर दो भागों में बटा होता है। इसको हम लोग लेफ्ट लोब बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग राइट लोब बोलते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट लोब बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, और ये राइट हेपेटिक डक्ट, ये सब डक्ट होता है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ से हेपेटिक, ये राइट हेपेटिक डक्ट से, यहाँ से राइट की तरफ से ये आता है, पित्त आता है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से लेफ्ट की तरफ पित्त आता है, और एक कॉमन डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट से ये पित्त कहाँ आ जाता है, तो ये पित्त चला जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ये पित्त निकलता है क्रिस्टिक डक्ट से, और ये कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ जाके मिल जाता है, तो ड्यूओडेनम में मिल जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहीं पर क्या मिलता है, तो यहीं पर मिलता है पैनक्रियाज, यहीं से सटा होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस भी जो होता है
यहाँ दिखा देता हूं मैं। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है ना, ये पैनक्रियाज है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस भी यहीं पे साथ में आके मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो पैनक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और ये एक मिक्स ग्लैंड होता है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स का तो सिक्रेशन करता ही है, साथ ही साथ हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। साथ ही साथ किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। अच्छा, ये भी जो होता है, ये आप बोल सकते हैं कि ये भी एल्कलाइन होता है या बेसिक होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस हो और या बाइल जो होता है वो 7.5 से 8.3 के बीच में पैनक्रियाटिक जूस का पीएच होता है। तो ये भी एल्कलाइन होता है या बेसिक होता है। और ये डाइजेस्टिव जूस, इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो जूस निकलता है वो प्रोटीन का भी पाचन करता है, फैट का भी पाचन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, यानी सभी का पाचन करता है। तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होगा? तो सबसे ज्यादा पाचन जो होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्यों? क्योंकि डिओडेनम में ये सब जूस आएंगे तो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पैनक्रियाज को देख लेते हैं। तो पैनक्रियाज, ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ एक भाग होता है जिसको स्प्लीन बोलते हैं। इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पैनक्रियाज हेड, बॉडी और टेल में बटा होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें से 3 हार्मोन निकलता है। एक ट्रिप्सिन निकलता है, एक अमाइलेज निकलता है, एक लाइपेज निकलता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो अमाइलेज है, हम लोग मुंह में ही पढ़े थे, यानी माउथ में। तो अमाइलेज किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है, स्टार्च को फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में बदलता है, सिंपल ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज एक लिपिड वर्ड होता है। तो लिपिड जो होता है एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आप फैट, ऑयल, ठीक है। तो लाइपेज जो होता है एक ऐसा एंजाइम होता है जो ऑयल को, ये ऐसी अगर पीछे लगा हो तो आप समझिए कि वो एंजाइम का ही बात कर रहा है, जैसे लाइपेज, लिपेज, ठीक है ना, लाइपेज, अमाइलेज, ए एस सी, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो ये होता है, जो एंजाइम्स होता है उसमें एज लगा होता है। तो लाइपेज जो होता है वो प्रोटीन का पाचन, सॉरी फैट का पाचन करता है, ठीक है। अमाइलेज जो होता है आप लोगों को पता है ग्लूकोज का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों का पाचन करता है। और ये तीनों का पाचन होता कहाँ है? तो तीनों का पाचन डिओडेनम से पैनक्रियाटिक जूस, और डिओडेनम से ही क्या निकल जाते हैं? पाइल भी निकल जाता है। और ये दोनों मिलके, और वो दोनों मिलके, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें ये तीनों एंजाइम्स होते हैं। तो ये तीनों एंजाइम्स, और इनको स्टिमुलेट कौन करता है? इनको बढ़ावा देता है पित्त हम लोगों का, और जिसके कारण क्या होता है? प्रोटीन, ग्लूकोज और फैट तीनों का पाचन होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन जूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और देख सकते हैं कि अभी तक कहीं प्रोटीन का पाचन हो रहा था, कहीं फैट का पाचन हो रहा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में या डिओडेनम में हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों का ही पाचन हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा दोस्तों, पैनक्रियाज में एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूं। तो पैनक्रियाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसको लैंगरहैंस ने खोजा था, लैंगरहैंस ने खोजा था, इसीलिए इसको इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 3 तरीका के सेल पाए जाते हैं। एक अल्फा सेल पाए जाते हैं, एक बीटा सेल पाया जाता है, एक डेल्टा सेल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एफ सेल भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा सेल से क्या ग्लूकागोन ग्लूकागोन रिलीज होता है, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। और बीटा सेल से, ये वर्ड याद रखिएगा कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेट होता है। इंसुलिन एक तरीका का क्या है? एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक तरीका का प्रोटीन है। इंसुलिन एक तरीका का प्रोटीन है जो किस में मदद करता है? तो इंसुलिन जो है वो आपके इसमें मदद करता है। जैसे आप लोग
आपको पता होगा कि जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको इंसुलिन का कमी हो जाता है, यानी डायबिटीज होता है तो उसका पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, जिससे नेचुरली इंसुलिन नहीं बन पाता है। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीम केसेस ऑफ डायबिटीज में वो डॉक्टर क्या करते हैं, इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, हाँ आप लोगों को समझ में आया। और जो डेल्टा सेल से इस सोमेटो स्टेटिन जो हार्मोन निकल रहा है, ये क्या करता है, ये एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी फूड के एसिमिलेशन का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाता है, जिससे हम लोगों का पेट बहुत देर तक भरा रहता है, तुरंत डाइजेशन नहीं होता। और एक बात मैं बताना भूल गया कि हम लोगों का जो पेट है, स्टमक है, हम लोगों का जो स्टमक है, यहाँ पे फूड कितना देर रहता है, तो यहाँ पे लगभग 4 घंटा रहता है। कितना देर रहता है, 4 आवर रहता है, 4 आवर रहता है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसको हम लोग जानते हैं कि पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज से ये सारे हार्मोन्स तो निकल ही रहे हैं, ये सब एक तरीके के हार्मोन्स है। इनसे क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस भी निकलता है। और ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन भी निकाले और जो एंजाइम भी निकाले, उसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है ना, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, ठीक है, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, लेकिन जो दोनों काम करे, एंडोक्राइन का और एक्सोक्राइन का, उसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और पैनक्रियाज जो होता है वो हम लोगों के शरीर का इकलौता मिक्स ग्लैंड है। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्लैंड में सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्लैंड हम लोगों का शरीर का लीवर है। ठीक है, तो आई थिंक पैनक्रियास इज क्लियर टू यू। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे देखिए, डियोडेनम में सारा जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, और उसके बाद ये सारे कहाँ जाते हैं, ये जो है ये सब है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पार्ट होता है, एक जेजेनम होता है, एक इलेयम होता है। तो जेजेनम जो होता है वो शुरुआती पार्ट को हम लोग जेजेनम बोलते हैं, और लास्ट के पार्ट को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को ये बोलते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई 22 फीट होता है, यानी अब आपके लंबाई, आपका लंबाई अगर 5 या 5.5 फीट है, तो आप मान लीजिए कि आपका लंबाई का 4 गुना लंबा आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पतला होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये पतला होता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, इससे फूड क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इलियम और जिजेनम किसका पार्ट है, तो इलियम और जिजेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देता हूं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस आता है जो सबको पचा देता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में ही होता है, और यहीं से क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट लगभग समझिए, और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। हालांकि थोड़ा मोड़ा डाइजेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, और यहां से आपका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है। इसमें इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, यहाँ पे 5 तरीका का, यानी सबसे ज्यादा एंजाइम यहाँ पे मिलता है। कौन सा, एक इरेप्सिन होता है, एक माल्टेज होता है। माल्टेज जो होता है वो अगेन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ये सब का पाचन करता है। ठीक है ना। लैक्टेज जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी जिसको दूध नहीं पचता। तो लैक्ट जो वर्ड है वो दूध से रिलेटेड है। तो जो दूध का प्रोटीन होता है, लैक्टिन जो प्रोटीन होता है, उसको भी पाचन कौन करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन यहाँ पे जो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लैक्टेज करता है। ठीक है, सुक्रेज भी शुगर यानी ग्लूकोज का पाचन करता है। ठीक है ना। और यहाँ पे लाइपेज जो होता है वो फैट का पाचन करता है। लाइपेज जो सबसे नीचे है वो क्या करता है, फैट का पाचन करता है, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज फैट का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को यहाँ पे एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, यानी सबसे छोटा यूनिट एमिनो एसिड में चेंज कर देता है प्रोटीन को। ठीक है, समझे। और यहाँ पे सुक्रोज जो होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से शुगर, जो हम लोग बोलते हैं चीनी, या जो बोल सकते हैं कि शुगर केन से जो एंजाइम्स, मतलब शुगर केन से जो ग्लूकोज मिलता है उसको ये करता है। और लैक्टेज जो होता है वो मिल्क वाला करता है। और माल्टेज जो होता है जो फ्रूट ये सब से मिलता है,
ठीक है ना। उसको भी फ्रूट से कौन सा शुगर मिलता है, तो फ्रूट से फ्रुक्टोज मिलता है, तो फ्रुक्टोज का भी पाचन कौन करता है, तो माल्टेज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, आई थिंक कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपको क्लियर हो गया। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज देख लीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कौन करता है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीका का उंगली का तरह, ये उंगली का तरह मतलब पूरा इसके दीवार पे उंगली का तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको विलाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी पूछता है कि विलाई कहाँ पाया जाता है, तो विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये जो विलाई होता है, ये क्या करते हैं, फूड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके, और यहाँ से विलाई के नीचे क्या होता है, विलाई के नीचे जो होता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं, इस ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर देता है। तो ये विलाई जो होता है यही एब्जॉर्प्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन पे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है सिर्फ 5 फीट का होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट का होता है। लेकिन ये जो होता है, ये इसका जो डायमीटर होता है, ये जो मोटा होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। और आप लोगों को पता है कि अधिकतर तो मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, तो फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन के साथ मिल्की हो जाते हैं, एकदम बोले तो पूरा एकदम घुला घुला हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मिल्की फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काइल। तो मुंह में, जब मुंह में हम लोग खाना लेते हैं, सलाइवा मिलता है, तो बोलस बोलते हैं, पेट में काइम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं, काइल। ठीक है, इसको काइम से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक बात हम आपको बता दो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो आप लोग देखे हैं कि कभी कभी डायरिया हो जाता है, और जब पतला लैट्रिन होता है तो हम लोगों का पेट से सारा पानी निकलता है। एक्चुअल में पेट में पानी नहीं होता, बल्कि पानी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। ये सारा पानी निकल जाता है, तो डॉक्टर हम लोगों को क्या बोलता है, इस पानी का पूर्ति करने के लिए ये लेने को बोलता है, ओआरएस लेने को बोलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 700 से ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं बैक्टीरियाज के, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी होती है। ठीक है, और करोड़ों करोड़ों अरबों में बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छे बैक्टीरिया का बात करेंगे। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा, सिम्बायोटिक क्या होता है, तो सिम्बायोटिक मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे से आपको फायदा है, आपसे मेरे को फायदा है, यानी मेरा काम आपसे चल जा रहा है, आपका काम मेरे से चल जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। ठीक है ना, यानी कोई किसी के लिए बुरा नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ई कोली जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बुरे बैक्टीरिया को मारते हैं, बुरे बैक्टीरिया को मारते हैं, और वहां पे एक अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करते हैं। यहाँ पे और एक और बोलेंगे कि चलिए इससे तो इंसान को तो फायदा हो गया कि ये बुरे बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन इससे बैक्टीरिया को क्या फायदा है, तो बैक्टीरिया को ये फायदा है कि बैक्टीरिया को लगातार खाना मिलते रहता है। तो बैक्टीरिया आपके खाना की वजह से जी रहे हैं, और आप इन बैक्टीरिया के, अगर ये बैक्टीरिया नहीं हो, बहुत समय देखिएगा हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया कभी कभी मर जाते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने पे। तो ये बैक्टीरिया जब मर जाते हैं तब भी इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस रहता है, या आप बोल सकते हैं कि डायरिया होने का ज्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया 2-3 बैक्टीरिया मैं लिखा हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस, और यहाँ पे फेकैलिस, फिकैलिस बैक्टीरिया होता है। ये फिकैलिस बैक्टीरिया जो होता है, ये फाइनली खाना को फिकस में चेंज कर देता है। हम लोगों का जो पॉटी होता है उसको साइंस में फिकस बोलते हैं, और ये जो फिकस होते हैं वो एनस से होके क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना, जो फिकस होता है वो एनस से होके बाहर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीका का वीडियो हमेशा मिलता रहे, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन, और हैप्पी लर्निंग।